गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। एक बार फिर से जुड़ जाइए आप वीवीएस केमिस्ट्री क्लासेस के साथ। हमारा यूनिट चल रहा था एस्पिलॉग, जो कि लगभग कंप्लीट हो चुका है। लगभग क्या, कंप्लीट ही हो चुका है। उसकी वन शॉट वीडियो जल्दी चैनल पे आ जाएगी। अभी आज अपने देखते हैं एक और नया टॉपिक और एक नई चैप्टर। और नया चैप्टर है अपना उत्कृष्ट गैसें, नोबेल गैसें। न्यू चैप्टर है बीएससी के लिए, बीएससी फर्स्ट ईयर का। उत्कृष्ट गैसें, जिनको अकेरिया गैसें कहा जाता है, जिनको दुर्लभ गैसें कहा जाता है। तो बात करते हैं आज उत्कृष्ट गैसों की और नोबेल गैसों की कि क्या होती है उत्कृष्ट गैसें, उन्हें उत्कृष्ट गैसें भी क्यों कहा जाता है, कौन से वर्ग में रखा जाता है, क्या नाम होता है, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, सामान्य प्रॉपर्टी इनकी क्या होती है, भौतिक और रासायनिक गुण इनके क्या होते हैं। इन सब के बारे में आज अपने जानकारी लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपने बात करते हैं कि अकेरिया गैसें, उत्कृष्ट गैसें है क्या। तो जो अपना पीरियोडिक टेबल होता है, वो पीरियोडिक टेबल में हमें पता है कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें अपने टोटल 18 वर्ग हैं और उसमें 7 आवर्त। ठीक है, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का वर्ग नंबर 18 है, उस नंबर 18 नंबर वर्ग को शून्य समूह कहा जाता है। अब शून्य समूह है या इसी को अकेरिया गैस का समूह है या अकेरिया समूह कहा जाता है। अब इसके पीछे का रीजन ये है क्योंकि वर्ग 18 के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे एलिमेंटों का अष्टक पूर्ण होता है। उनका अष्टक क्या होता है भाई? पूर्ण होता है। अब अष्टक पूर्ण होता है मतलब, अरे मतलब ये है कि उनके संयोजकता कोष में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। समझ में आई मेरी बात? अच्छा ठीक है सर, समझ गए। आप तो ये बताओ कि अकेरिया गैसें क्या है। अरे बताता हूं ना, थोड़ा सा वेट, थोड़ा सा। चलो आइए, सबसे पहले बात करता हूं मैं वर्ग 18 की। तो वर्ग 18 शुरू होता है हीलियम से। इसके लिए एक ट्रिक भी है कि हेतराम नेत्राम अरे करे छरन। ट्रिक क्या है? ट्रिक है आपकी कि हेतराम नेत्राम अरे करे रन। ये ट्रिक है इसको याद करने की। ऐसे कैसे? अरे हेतराम से हीलियम, नेत्राम से नियोन, अरे से आर्गन, करे से क्रिप्टोन, छह से जिनोन और आरन से रेडोन। हेतराम नेत्राम अरे करे छह, हीलियम नियोन आर्गन क्रिप्टोन जिनोन और रेडोन। ये इसके ट्रिक है याद करने की। अब बात करें इन तत्वों के एटॉमिक नंबर की, परमाणु क्रमांक की, तो 2, 10, 18, 36, 54 और 86। इन दोनों के बीच में कितना गैप? 8 का। इन दोनों के बीच में 8 का। इन दोनों के बीच में 18, 18 और 32। कहने का मतलब ये है कि इनका अष्टक जो होता है, इनका अष्टक होता है वो क्या होता है? कंप्लीट होता है भैया। इनका अष्टक क्या होता है? कंप्लीट होता है। चलो अब बात करते हैं कि सर इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा होता होगा। तो इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर मैं बात करूं तो इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको सबसे पहले पता होना चाहिए भैया। तो इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो 1s2 ns2 np6 होता है। क्यों? क्योंकि ये हीलियम जो है इसमें टोटल 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और दोनों के दोनों 1s2 कक्षक में भरे जाते हैं। इसके बाद में सबका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो ns2 np6 होता है। यानी कि इनके जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है, अष्टक, जो अष्टक के इलेक्ट्रॉन है वो ns2 और np6 कक्षकों में, यानी कि ns और np कक्षकों में जाते हैं। कैसे? चेक कर लीजिए। इसको तो छोड़ ही दीजिए, इसका तो याद ही रखना है कि हीलियम 2 नंबर पे आता है, 1s2 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, भर गए। ठीक है, इसको छोड़ दो आप। ठीक है, अब यहां से आ जाओ नियोन। नियोन में टोटल कितने? 10 इलेक्ट्रॉन। क्यों? क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 10 होता है। कैसे भरेंगे? 1s2 2s2 और 2p6, 6 और 4 10। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? ns2 np6, यानी कि 2s2 2p6। फिर चलो आर्गन पे 3s2 3p6। फिर चलो अपने क्रिप्टोन पे, ये स्टार्टिंग वाले तो आपको पता ही है, बेसिक चीजें हैं। 4s2 4p6। ऐसे ही फिर आगे 5s2 5p6 और 6s2 6p6। यानी कि इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपका हो गया भैया ns2 np6।
यहां तक सबको ओके है। अब बात रही कि सर इनको आप अक्रिय गैसें और उत्कृष्ट गैसें दोनों नाम दे रहे हो, वो कैसे? अभी बताता हूं आपको कि पहले क्या था कि ये जो गैसें है ना, ये इस वर्ग 18 वाले, इनके कोई भी यौगिक नहीं पता थे, इनके कोई यौगिक नहीं पता थे। तब यौगिक नहीं पता थे यानी कि सीधी सी बात थी कि ये क्रियाएं नहीं करती थी, और क्रियाएं नहीं करती थी, अरे वेले पड़े रहते थे ये कैसे, वेले थे बिल्कुल। अब निठल्ला आदमी होगा तो उसको क्या कहेंगे? अक्रिया ही कहेंगे। अरे कोई आलसी जीव है जो पड़ा रहता है, कुछ काम ही नहीं करता, तो निठल्ला ही होगा, अक्रिया ही होगा। तो इनको अक्रिया कैसे नाम दिया गया था। लेकिन बाद में साइंटिस्ट ने खोज जारी रखी, और खोज जारी करते करते उन्होंने क्या किया, ये जो जीनोन है ना आपका XE जीनोन, इस जीनोन के कुछ यौगिक खोज निकाले। इस जीनोन के बहुत सारे यौगिक ऑक्सीजन के साथ पाए जाते हैं। अब जैसे ही जीनोन के यौगिक खोजे गए ना, फिर बोल दिया कि अरे नहीं यार, ये इतने निठल्ले भी नहीं है, ये जो उत्कृष्ट गैसें हैं आपके वर्ग 18 के एलिमेंट, इनमें सारे निठल्ले नहीं है, कुछ एक इसमें महत्वपूर्ण यौगिक भी पाए जाते हैं, जिसकी वजह से इनका जो नाम था ना आपका, वो उत्कृष्ट गैसें पड़ा, उत्कृष्ट गैसें पड़ा। ठीक है सर, समझ गए। तो फिर सर दुर्लभ गैसें, अरे दुर्लभ का मतलब ये है कि जिस प्रकार से प्लेटिनम, सोना, ये क्या है, दुर्लभ पाए जाते हैं, बहुत कम पाए जाते हैं ना, बहुत ही कम पाए जाते हैं। और इसी प्रकार से ये जो वर्ग 18 के तत्व है, 18 की जो गैसें हैं, उत्कृष्ट गैसें, ये भी वायुमंडल में बहुत ही कम पाई जाती है। और अगर कोई चीज कम पाई जाती है तो उसको क्या कहेंगे? अरे दुर्लभ ही तो कहेंगे भाई। कोई चीज बहुत कम पाई जाती है तो उसको रेयर, रेयर ही तो बोलेंगे, दुर्लभ चीज ही तो बोलेंगे कि यार बहुत ही कम मिलता है ना। ईद के चांद बोल दो, एक ही बात है ना। तो ये दुर्लभ गैस है, इसका दूसरा नाम क्या पड़ गया? दुर्लभ गैस पड़ गया। यहां तक समझ में आया इसकी कहानी कि अक्रिय गैसें कैसे उत्कृष्ट गैसें बन गई? ये समझ में आ गया आपको? ये इंट्रोडक्शन चल रहा है आपका नोबेल गैसों का इसका, ठीक है। इसके बाद में अपनी इस यूनिट को धीरे धीरे फ्लो में बढ़ाते जाएंगे। तो ये इंट्रोडक्शन समझ में आना काफी इंपॉर्टेंट है। चलो अब बात करते हैं इसके बाद में हिस्ट्री की। अरे सर आप तो केमिस्ट्री पढ़ा रहे हो, हिस्ट्री का? अरे हिस्ट्री कौन सी? वर्ल्ड हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री, ओ राजस्थान हिस्ट्री? अरे नहीं, ये नहीं। अरे अपने को महाराणा प्रताप नहीं पढ़ना भैया, अपने को क्या पढ़ना है? रसायन पढ़ना है, रसायन विज्ञान पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़नी है। तो हिस्ट्री जानेंगे अपने किसकी? इतिहास, इनका उत्कृष्ट गैसों का, उत्कृष्ट गैसों का इतिहास। सर क्या इतिहास रहा होगा इनका? इनकी क्या हिस्ट्री है? इन्होंने कोई युद्ध लड़े हैं क्या? अरे नहीं लड़े युद्ध। तो अरे इनके इतिहास की बात करूं तो 1785 तक है ना, ये उत्कृष्ट गैसों का कोई जिक्र ही नहीं था, इनको कोई जानता ही नहीं था, ये बेचारे अननोन थे, ये पता ही नहीं था कि उत्कृष्ट गैस से भी कुछ होती है। 1785 तक ऐसा कुछ था ही नहीं, पता ही नहीं था किसी को कि कोई ऐसा उत्कृष्ट गैस जैसी कोई बीमारी है, नहीं पता था किसी को। फिर क्या हुआ सर? अरे फिर एक कैवेंडिश नाम के वैज्ञानिक आए, कैवेंडिश नाम के एक वैज्ञानिक आए। अच्छा तो फिर सर इन्होंने क्या किया? अरे इन्होंने देखा नाइट्रोजन गैस बहुत हल्की होती है, उन्होंने देखा कि यार ऐसी कोई गैस मौजूद है जो नाइट्रोजन से भी हल्की है। तो वैज्ञानिक बोले क्या पागल बात कर रहा है क्या, पागल पागल है क्या? अरे इन्होंने कहा कि नहीं, पागल पागल नहीं हूं मैं, अरे मेरे को लग रहा है कि नाइट्रोजन से भी कोई 20 गुना हल्की गैस है, वो मौजूद है। वो कहां है? वो वायुमंडल में है। वो कैसे पता चलेगा? तो फिर आए रेले, वह रेमजे। अब पहले रेले ने अब क्या किया था, कुछ प्रयोग किए तो रेले को भी लगा, तो रेले ने फिर एक सहयोगी ले लिया, कौन? रेमजे। अच्छा रेले रेमजे ने क्या किया? तो रेले रेमजे नाम से एक विधि, एक प्रयोग, बहुत महत्वपूर्ण प्रयोग है, काफी विख्यात है। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने एक कांच का बड़ा सा ग्लोब लिया और उस ग्लोब में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैसें डाली, नाइट्रोजन और वायुमंडलीय गैसें, और कुछ और उसके साथ अतिरिक्त ऑक्सीजन। क्या डाला इन्होंने? एक ग्लोब लिया, मान लो इस प्रकार से कोई ग्लोब लिया, और इस ग्लोब में क्या डाला? वायुमंडलीय गैसें और उसके साथ में O2, ठीक है, ऑक्सीजन डाली। और यहां पे इन्होंने क्या किया? विद्युत आरक, ठीक है, विद्युत आरक। विद्युत आरक का मतलब क्या है कि इसमें इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी, और वो भी कितनी हाई इलेक्ट्रिसिटी, लगभग 2000 वोल्टेज विभव की इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित की। तो उन्होंने पाया कि नाइट्रोजन जो गैस थी वो NO और NO2 के रूप में
बाहर निकल गई। ऑक्सीजन है वो भी अवशोषित हो गई। ठीक है, अब फिर भी कुछ ना कुछ इसमें और बच गया ग्लोब में, वो क्या है? तो इन्होंने कह दिया कि उसका नाम मैं बताता हूं। क्या बताता हूं? अरे उस गैस का नाम है आर्गन। आर्गन। बोले एक गैस और है जो क्या है, बहुत हल्की, किससे? नाइट्रोजन से। तो फिर क्या नाम? अरे आर्गन। और आर्गन यानी आर्गन का मतलब होता है, आर्गन का अर्थ होता है अक्रिय। उन्होंने कहा कि एक ऐसी गैस मौजूद है जो बहुत ही अक्रिय है, क्रिया करती नहीं है, जिसका नाम रख दिया आर्गन। ये हिस्ट्री यहां से शुरुआत हुई सबसे पहले उत्कृष्ट गैसों की। 1785 में इन्होंने कैवेंडिश ने बताया था कि ऐसा कुछ है, अरे मुझे कुछ डाउट लग रहा है। फिर रेले और रैमजे ने अपनी विधि से 1894 1894 में अक्रिय गैस आर्गन की खोज कर दी। फिर उसके बाद में हीलियम की खोज हुई 1895 में 1895 केसर ने की। ये कैसे हुआ? अरे ये ऐसे हुआ कि जेनसन नाम के कोई साइंटिस्ट थे, जेनसन नाम के कोई साइंटिस्ट थे, और उन्होंने 1868 में पूर्ण सूर्य ग्रहण क्या किया कि एक सूर्य ग्रहण हुआ था। अब ये ना, ये कुछ पेचीदा सा, ये हिस्ट्री सी है ना, ये पेचीदा है काफी, इंटरेस्ट नहीं आएगा आपको, ये केमिस्ट्री से रिलेटेड सा नहीं लग रहा आपको, लेकिन समझो, क्योंकि ये समझ जाओगे तो पूरी चीज कहानी समझ में आ जाएगी। नोबेल गैस क्या है, कैसे आई, सब सब आपको अकल आ जाएगी कि नोबेल गैस से बेसिकली है क्या। तो सूर्य ग्रहण हुआ 1868 में, वो भी क्या, पूर्ण सूर्य ग्रहण। तो उस पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान उन्होंने स्पेक्ट्रम लिया, जेनसन ने। किसने? जेनसन ने। इन्होंने एक स्पेक्ट्रम खींचा, तो उन्होंने देखा कि उस स्पेक्ट्रम में एक ऐसी पीली लाइन आ रही है जिसका आज तक कोई भी तत्व से मैच नहीं खा रही वो। तो बोले कि ये क्या हो सकता है? तो फिर बोले गए, ये आया सामने कि नहीं, ये तो कोई नया तत्व है। उस स्पेक्ट्रम में एक ऐसी लाइन आ गई। अब ये स्पेक्ट्रम क्या होता है, ये सब ये मत समझो आप, ठीक है, ये आपको बेसिक आपके कॉमन सेंस की बातें हैं। स्पेक्ट्रम प्राप्त किया, यहां तक ध्यान रखो। स्पेक्ट्रम में कोई नई लाइन आ गई और उसको उन्होंने क्या बोल दिया कि अरे नहीं, ये नई लाइन आई है, कोई नया तत्व है। फिर ये केसर भैया ने इसको बोल दिया कि ये नया तत्व हीलियम है, और इसको एक्रिया गैस में शामिल कर लिया गया। और ये हीलियम नाम क्यों दिया गया इसका बता देता हूं। हीलियस शब्द से इसका नाम हीलियम पड़ा, जिसका मतलब होता है सूर्य, क्योंकि सूर्य ग्रहण से ही तो पता चला था इस गैस के बारे में। ठीक है, उसके बाद में नियोन की खोज हुई, रेमजे व ट्रेवस ने की। फिर क्रिप्टोन व जिनोन की खोज भी इन्होंने ही की। उसके बाद में रेडोन। अब रेडोन की बात करूं ना, तो रेडोन है ना आपका, ये रेडोन क्या है, ये बेसिकली वायुमंडल में नहीं पाई जाती है, वायुमंडल में डायरेक्ट नहीं मिलती है। तो सर, अरे ये एक रेडियो एक्टिव है। क्या है? रेडियो एक्टिव गैस। अब रेडियो एक्टिव क्या होते हैं? अरे नाभिकीय विखंडन से प्राप्त तत्व रेडियो एक्टिव तत्व। ठीक है, अब ये कैसे? तो ये एक रेडियम नाम का एक कोई तत्व होता है, रेडियम, उसका जब नाभिकीय विखंडन किया जाता है तो ये गैस निकलती है, ये तत्व रेडोन प्राप्त होता है। ठीक है, अब ये रेडोन वायुमंडल में बहुत ही कम मात्रा में है। दूसरी बात है, इसका जो अर्ध आयुकाल होता है, अर्ध आयुकाल T1/2 से जिसको लिखा जाता है, वो बहुत कम होता है, बिल्कुल बिल्कुल ही कम होता है अर्धायुकाल इसका। ठीक है, अर्धायुकाल इसका क्या होता है? बिल्कुल ही कम होता है। इसको रेडोन बोलते हैं, रेडियम के नाभिकीय विघटन से प्राप्त होती है, रेडियो एक्टिव गैस है, रेडियो एक्टिव गैस इसको कहा जाता है। तो ये आपके बेसिकली क्या था, इंट्रोडक्शन था कि नोबेल गैस बेसिकली है क्या, कैसे उनकी हिस्ट्री, यानी कि कैसे वो प्राप्त हुई। 1785 में इनकी खोज की शुरुआत हुई थी, वो धीरे धीरे 1894 से शुरू हुई और लास्ट में रेडोन तक इसकी खोज हो चुकी है। ठीक है, हाँ, तो स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपका बीएस केमिस्ट्री क्लासेस पे। हमारी यूनिट चल रही थी बीएससी केमिस्ट्री की, नोबेल गैसेस, उत्कृष्ट गैसें, क्या होती है उत्कृष्ट गैसें, इन सब के बारे में हमने इंट्रोडक्शन कर लिया। तो आज हम पढ़ते हैं कि प्रॉपर्टीज क्या होती है नोबेल गैसों की, उत्कृष्ट गैसों के गुण क्या होते हैं उनके बारे में। तो हमें पता है कि प्रॉपर्टीज की बात करें तो प्रॉपर्टी दो प्रकार की होती है, एक तो होती है भौतिक गुण और एक होते हैं रासायनिक गुण। यानी कि एक तो होती है फिजिकल प्रॉपर्टी और एक होती है केमिकल प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले बात करेंगे आज अपने उत्कृष्ट गैसों की फिजिकल प्रॉपर्टी की, और फिर हम उसकी केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में हमें पता है कि जैसे रंग, गंध, स्वाद, गलनांक, क्वथनांक, विलेयता, ये सब चीजें आती है।
जबकि बात करूं मैं केमिकल प्रॉपर्टी की, तो उसकी केमिकल प्रॉपर्टी में शामिल होता है कि कोई भी अन्य केमिकल के साथ, अन्य रसायन के साथ उसकी क्रिया कैसे होती है, ये सब आपका रासायनिक गुणों में आता है। तो सबसे पहले उत्कृष्ट गैसों के फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी तो यही है कि इनका रंग, इनकी गंध और स्वाद कैसा होता है। तो ये रंगहीन होती है, ये गंधहीन गैसें होती है और ये स्वादहीन गैसें होती है। रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन होती है। पहली प्रॉपर्टी तो है इनकी ये, ना तो इनका कोई रंग होता, ना इनकी कोई गंध होती और ना इनमें कोई स्वाद होता। ठीक है। दूसरी बात करूं मैं आपके कि विलेयता की, तो इनकी विलेयता जो जल में होती है वो बहुत ही कम होती है। उसके बाद में अगर विलेयता की अगर मैं बात करूं आपके, तो ये विलेयता जो है वो बढ़ेगी। कब बढ़ेगी? जब परमाणु भार बढ़ेगा, यानी कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो परमाणु क्रमांक बढ़ता है और परमाणु भार बढ़ता है, जिसकी वजह से, यानी कि कहने का मतलब यही है कि जो ये अपना ग्रुप है उत्कृष्ट गैसों वाला, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, जिनोन और रेडोन का, इसमें क्या है कि जैसे जैसे ऊपर से नीचे चलते जाते हैं, ऊपर से नीचे जाएंगे, वैसे वैसे इनकी जल में विलेयता बढ़ती जाएगी। अच्छा ठीक है सर, वहीं ये विलेयता जो है ये घटती है कब? जब ताप बढ़ता है, परमाणु भार बढ़ता है तो विलेयता बढ़ती है, जबकि विलेयता घटती है जब क्या होता है? इन गैसों का तापमान बढ़ता है। ताप बढ़ाने पर विलेयता घटती है। समझ में आई बात? इसके बाद में अगर बात करें अपने कि आगे की प्रॉपर्टीज की, तो किसी भी आवर्त में उत्कृष्ट गैस का आयनन विभव सबसे कम होता है, सबसे ज्यादा होता है, सॉरी सबसे ज्यादा, सर्वाधिक होता है। अब आयनन विभव, अरे आयनाइजेशन पोटेंशियल, आयनन विभव क्या होता है? आयनाइजेशन पोटेंशियल भाई सबसे पहले तो ये बताओ, होता क्या है आयनन विभव? सबको पता होना चाहिए। लास्ट यूनिट अभी पढ़ी है आपने एस ब्लॉक, तब भी पढ़ा था। अब जिसने नहीं पढ़ी वो चैनल पे प्लेलिस्ट मौजूद है, जाओ जाके देखो, सब कुछ मौजूद है चैनल पे, सारी की सारी प्लेलिस्ट, सारे के सारे क्लास के लेक्चर्स, सब अच्छे से प्रॉपर, इसका इंट्रोडक्शन पार्ट भी मौजूद है चैनल पे, जाओ देखो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ये काम साथ साथ करते चलो। हाँ चलो आयनन विभव की बात करते हैं। तो आयनन विभव एक प्रकार की ऊर्जा होती है। कौन सी ऊर्जा? किसी भी परमाणु में से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा आयनन विभव कहलाती है। किसी भी परमाणु के बाह्यतम कोश में से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा आयनन विभव कहलाती है। अब आयनन विभव की बात करें तो अपने को पता है कि जो अपनी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें 1 से लेकर के टोटल 18 तो वर्ग है और 1 से लेकर के टोटल 7 आवर्त है। अब इन आवर्त में लेफ्ट से राइट जाएंगे तो अंतिम जो वर्ग है आपका वो है अपना अक्रिय गैस, उत्कृष्ट गैस शून्य समूह है, जिसमें सारी की सारी उत्कृष्ट गैसें, नोबेल गैसें मौजूद है। अब इनका आयनन विभव सर्वाधिक होता है। सर्वाधिक इसलिए होता है क्योंकि इनका अष्टक पूर्ण होता है, और अष्टक पूर्ण होता है तो ये इलेक्ट्रॉन त्यागना ही नहीं चाहते, इसलिए इनका आयनन विभव का मान ही सर्वाधिक है। इतना ज्यादा आयनन विभव है कि पहली बात तो इतनी ऊर्जा मिलेगी नहीं कि इनमें से इलेक्ट्रॉन निकाल लो, और दूसरी बात ये चाहते भी नहीं। तो ये एक और प्रॉपर्टी हो गई कि इनके आयनन विभव का मान सर्वाधिक होता है, अपने आवर्त में सबसे ज्यादा ही होता है इनका। अच्छा ठीक है सर, कम ताप पर इन गैसों का सक्रिय चारकोल के द्वारा अधिशोषण कर दिया जाता है। कम तापमान पर सक्रिय चारकोल के द्वारा इन गैसों को अधिशोषित किया जा सकता है। ठीक है सर। उसके बाद में इनके गलनांक, क्वथनांक व वाष्पन की ऊर्जा, इनके गलनांक, क्वथनांक व वाष्पन की ऊर्जा जो होती है, अरे गैस है, गैस के गलनांक क्वथनांक कैसे होते हैं? न्यून होते हैं, बेसिक सी बात है, इसमें कुछ हार्ड वाला समझाने वाला नहीं है भाई, इनके कम ही होते हैं गैसों के, तो कम होंगे। ये सभी गैसें, हाँ ये टिपिकल है थोड़ा, ये सभी गैसें एक परमाणु होती है। क्या होती है? एक परमाणु की, यानी कि मोनो एटॉमिक होती है। अरे मोनो एटॉमिक का मतलब क्या है? अरे जैसे आप क्या देखते हो कि ऑक्सीजन जो है वो ऐसे नहीं दिखती, ऑक्सीजन O2 के रूप में दिखती है सर, नाइट्रोजन N2 के रूप में दिखती है ना, नाइट्रोजन N2 के रूप में, ऑक्सीजन O2 के रूप में, ऑक्सीजन O डबल बॉन्ड O, नाइट्रोजन N ट्रिपल बॉन्ड N, ऐसे मिलती है। ये दोनों कैसे द्विपरमाणुक है, वैसे ये नहीं होती। क्यों नहीं होती? इसके पीछे रीजन है। ऑक्सीजन की बात करो तो परमाणु क्रमांक 8 होता है और इलेक्ट्रॉन 1s2 और 2s2 और 2p4 इस प्रकार से भरे जाते हैं। अब ये बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन है इसके। अब ये 6 इलेक्ट्रॉन है और होने कितने चाहिए?
8 होने चाहिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, इसलिए अन्य ऑक्सीजन परमाणु के साथ डबल बॉन्ड बना करके अपना अष्टक पूरा कर लेते हैं। और ये हमेशा क्या डाई एटॉमिक द्विपरमाणविक होते हैं, जबकि ये जो उत्कृष्ट गैसें हैं हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन, रेडोन, ये ऐसा नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि इनका अष्टक पहले से पूर्ण होता है, क्योंकि इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2Np6 होता है, यानी कि इनके अंतिम कोष में हमेशा 8 इलेक्ट्रॉन पहले से मौजूद होते हैं, इसलिए ये अक्रिय गैसें हैं और ये एक परमाणु ग्रुप में पाई जाती है। ठीक है सर, समझ गए आप? तो आगे बताइए। अरे आगे भी क्या बच गया? कुछ बचा ही नहीं। विद्युत विसर्जन प्रवाहित करने पर, यानी कि इनको इलेक्ट्रिक आर्क, जब इनको विद्युत विसर्जन प्रवाहित किया जाता है इनमें, तो ये अलग अलग कलर के साथ ज्वलित होती है, ग्लो करती है, दीप्ति देती है, कुछ भी बोल दो। यानी बेसिकली बात यह है कि अगर जब इनमें इलेक्ट्रिसिटी से विद्युत पर विसर्जन करवाया जाएगा तो ये अलग अलग कलरों में दीप्त होगी। आपने नहीं पढ़ा क्या? अरे हीलियम लैंप नहीं पढ़ा क्या आपने? हीलियम लैंप, हीलियम लैंपों का प्रयोग फोग की लाइटों के रूप में वाहनों में किया जाता है। क्यों? क्योंकि फोग के समय क्या होता है कि जो पीले कलर का जो लाइट होती है वो अच्छे से दिखाई देता है फोग में, इसलिए हीलियम लैंपों का यूज वाहनों में किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि विद्युत विसर्जन करने पर हीलियम जो है वो पीली ज्वाला के साथ जलता है, समझ गए? इसलिए नियोन लाल, आर्गन लाल या नीली, क्रिप्टॉन पीली या हरी और जिनोन नीली या हरी ज्वाला के साथ दीप्त करता है, ग्लो करता है, जलता है, एक ही बात है। तो ये थे आपके बेसिकली 5 6 7 जो भी 6 7 है, शायद 7 होंगे, हाँ 3 3 4 7 फिजिकल प्रॉपर्टीज है मुख्य उत्कृष्ट गैसों की। अब इनकी इंपॉर्टेंट है भी केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टी का मतलब यह है कि ये अन्य रसायनों के साथ किस प्रकार के यौगिक बनाते हैं। तो इनमें सबसे इंपॉर्टेंट तो आएगा अपने एक कैलेथ्रेट यौगिक, जो बहुत बार पूछा जाता है कि कैलेथ्रेट यौगिक क्या है, पिंजरेनुमा यौगिक क्या है, वो इसके बाद पढ़ेंगे। पहले ये पढ़ लेते हैं आणविक आयनों का बनना। अब आणविक आयनों का बनना, अरे आणविक यानी कि अणु, और आयनों का मतलब आयन, आयनिक अणु बढ़ेंगे। कैसे बढ़ेंगे? ये तभी बढ़ सकते हैं जब उत्कृष्ट गैसों की हाइड्रोजन के साथ क्रिया हो, या फिर इनको उच्च ऊर्जा दी जाए। क्या दी जाए? उच्च ऊर्जा। अरे उच्च ऊर्जा कितनी? बहुत ज्यादा, बहुत अधिक। विसर्जन नली में जितनी ऊर्जा होती है उतनी अगर ऊर्जा इनको प्रोवाइड की जाए तो ये इस प्रकार से आयनिक अणु बनाते हैं। कैसे? हीलियम के 2 परमाणु है, He2 पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन, ये प्लस यानी धनायन बना, आयन बना, He2 अणु, आणविक आयन, आणविक आयन। ऐसे He हीलियम के हाइड्रोजन के साथ क्रिया हुई, HeH प्लस, फिर से अणु और आयन बना। इसी प्रकार आर्गन की बात करो तो ये भी क्या बना? Ar2 प्लस, अणु भी बना और आयन भी बना। आणविक आयन बनाते हैं कब? जब इनको बहुत ज्यादा ऊर्जा दी जाती है। ठीक है, अब पढ़ते हैं अपने इनके आगे की। तो पहले तो है कैलेथ्रेट यौगिक और उसके बाद में जिनोन के भी कुछ यौगिक बनते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं अपने, चलो कैलेथ्रेट यौगिक की क्या होते हैं कैलेथ्रेट यौगिक। हाँ तो देखो बच्चों, कैलेथ्रेट या पंजर यौगिक का बनना भी कैसे, कैलेथ्रेट यौगिक क्या है, पंजर यौगिक क्या है, ये बताता हूं मैं आपको। ठीक है, यही तो बात थी अपनी कि भाई अपने पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट यौगिक उत्कृष्ट गैसों के रासायनिक गुणों में। तो कैलेथ्रेट या पंजर यौगिक की बात करूं तो आपको सामने एक यौगिक दिखाई दे रहा है, ये कंपाउंड है क्विनिलोन का कैलेथ्रेट यौगिक है, जिसके अंदर आर्गन है वो मेहमान अणु के रूप में। अब मेहमान क्या है, मेजबान क्या है, कैलेथ्रेट यौगिक क्या है? तो सबसे पहले इस कैलेथ्रेट का मतलब होता है पिंजरे नुमा, पिंजरे नुमा यानी कि पिंजरे नुमा यौगिक। अच्छा, पिंजरे नुमा यौगिक में होगा क्या? कुछ नहीं होगा, कार्बनिक यौगिक होगा। हो सकता है कभी कभी, बहुत कम बार अकार्बनिक भी हो सकता है। कार्बनिक यौगिक होगा जो मेजबान होगा। अरे मेजबान मेहमान क्या होते हैं? अरे नहीं सुना क्या कि मेजबान टीम इंडिया ने मेहमान ऑस्ट्रेलिया को पूरी तरीके से 10 विकेटों से रौंद दिया। यानी कि मेजबान कौन होता है, होस्ट कौन होता है, यानी कि वह जो कोई भी टूर्नामेंट या कोई भी मैच का आयोजन कर रहा है। और मेहमान कौन होता है? जो बाहर से आता है। यानी कि यहाँ पे मेजबान तो होगा कार्बनिक यौगिक, मुख्य रूप से कार्बनिक यौगिक होगा, और यहाँ पे मेहमान आएगा। मेहमान कौन होगा? ये कार्बनिक यौगिक मेजबान होगा, और मेहमान कौन होगा? उत्कृष्ट गैसें। ये उत्कृष्ट गैसें यहाँ पे किसका
काम करेगी मेहमान का, ये मेहमान बन के आएगी और इस पिंजरे में फंस जाएगी, चिड़िया पिंजरे में फंस जाएगी। कौन सी चिड़िया? उत्कर्ष गैस नामक चिड़िया इस पिंजरे में फंस जाएगी। किस पिंजरे में? कार्बनिक यौगिक वाले इस पिंजरे में फंस जाएगी। इस प्रकार के यौगिक को क्या कहा जाता है? कैलेथ्रेट यौगिक या पिंजरे नुमा यौगिक या पंजर यौगिक कहा जाता है। बेसिकली लिखना चाहो तो इस प्रकार से लिख सकते हो कि इस प्रकार वे यौगिक या इस प्रकार के यौगिक जिसमें कार्बनिक यौगिक जो होते हैं वो पिंजरे नुमा स्ट्रक्चर धारण करके मेजबान का काम करते हैं, वही उत्कृष्ट गैसें जो होती है वो इन पिंजरे नुमा यौगिकों में के बीच में फंस जाती है, जो मेहमान का काम करती है। बने हुए इस कंप्लीट यौगिक को क्या कहते हैं? पिंजरे नुमा या कैलेथ्रेट यौगिक या पंजर यौगिक कहते हैं। अच्छा ठीक है, तो यहां क्या हुआ? अरे ये पूरा का पूरा पार्ट, ये देखिए, ये बाहर वाला भाई, ये बाहर वाला, ये पूरा का पूरा, ये क्या है? ये क्या है आपका? ये कार्बनिक भाग है, ये कार्बनिक यौगिक है, क्विनोल है ना? क्विनोल की संरचना तो आई। अब इसके बीच में कौन फंस गया? अरे आर्गन का अणु आया और इसके बीच में फंस गया। अब यहाँ पे खास बात क्या होती है? इन यौगिकों की खास बात ये होती है कि इन यौगिकों में कार्बनिक यौगिक और उत्कृष्ट गैस जो होती है इनके बीच में ना तो कोई बंध होता, कोई बॉन्ड नहीं होता, कोई बॉन्ड नहीं होता, और ना ही कोई क्रिया होती, ना तो क्रिया और ना ही बॉन्ड, कोई क्रिया नहीं होती और कोई भी बंधन नहीं होता, फिर भी ये यौगिक बनते हैं। इसलिए इन यौगिकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये थे आपके कैलेथ्रेट यौगिक। अच्छा, इसके बाद में जिनोन यौगिक बनाता है बहुत सारे, ठीक है, तो वो मैंने रासायनिक गुणों में शामिल नहीं किया। क्यों? क्योंकि हम जिनोन का रसायन अलग से पढ़ेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको हम अलग से पढ़ेंगे। अच्छा, और क्या करना है? और क्रिप्टोन भी रासायनिक गुणों में ले लेते। क्रिप्टोन भी फ्लोरीन के साथ अभिक्रिया करता है। कैसे करता है? विद्युत उत्सर्जन और -183 डिग्री सेल्सियस तापमान पर जब क्रिप्टोन की अभिक्रिया फ्लोरीन के साथ की जाती है तो ये TrF2 क्रिप्टोन फ्लोराइड कंपाउंड बनता है। समझ में आया? ये है अपने रासायनिक गुण किसके? उत्कृष्ट गैसों के। आपको अच्छे से समझ में आया होगा, मैं उम्मीद करता हूं। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, उसको भी मैं क्लियर कर दूंगा। अब इसके बाद में बच गए आपके उत्कृष्ट गैसों के उपयोग। अब ये गुणों में आते हैं, उपयोग भी तो गुणों में आते हैं, प्रॉपर्टीज ही होती है उपयोग भी। तो उपयोग आपने बहुत बार सुना होगा कि कैंसर के उपयोग में रेडोन काम में ली जाती है, कैंसर के उपचार में, है ना? तो चलो कंटिन्यू पढ़ते हैं इनको। गैस वेल्डिंग, बहुत बार नाम सुना है आप लोगों ने कि गैस वेल्डिंग करवा लो। अरे गैस वेल्डिंग कुछ नहीं होती, आर्गन गैस जो है ना, एक्रिया गैस, इसका प्रयोग करके वेल्डिंग की जाती है, उसको गैस वेल्डिंग बोला जाता है। तो इन गैसों का उपयोग कहाँ होता है? पहली बात तो वेल्डिंग में। किस गैस का? आर्गन का। विद्युत उपकरणों में, अरे नहीं बोला जाता क्या? हीलियम लैंप लगा लो, नियोन से भरी हुई गैस, एक्रिया गैस, नियोन को बल्बों में भरा जाता है, रेडियो ट्यूबों में भरा जाता है, एक्रिया गैस नियोन को। नहीं पढ़ा गया आप लोगों ने? पढ़ा है। तो इसका उपयोग विद्युत उपकरणों में, ठीक है। चिकित्सा के क्षेत्र में, अरे कैंसर का उपचार करने के लिए रेडोन का उपयोग किया जाता है। रेडियो एक्टिव गैस है रेडोन, जिसका आयुकाल बहुत कम होता है, उसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद में रेडियो एक्टिविटी के अध्ययन में, अच्छा रेडियो एक्टिविटी के अध्ययन में, अरे रेडियो एक्टिविटी, जब भी रेडियो एक्टिविटी या अल्फा डीके हो रहा है, अल्फा किरणों का क्षय जो उनका नाभिकों का जब क्षय हो रहा होता है, तो उस समय अध्ययन करने के लिए, अरे ये कितना मतलब खतरनाक काम होता है रेडियो एक्टिविटी। उसमें एक्रिया गैसों का प्रयोग किया जाएगा। अगर कोई क्रियाशील गैस होगी तो वहां पे धमाका हो सकता है, इसलिए यहाँ पे हीलियम और नियोन जैसी एक्रिया गैसों का उपयोग रेडियो एक्टिविटी में किया जाता है, ठीक है। रासायनिक अभिक्रियाओं में उदासीन रक्षक, अरे ये क्रिया करते नहीं तो उदासीन ही तो होंगे, उदासीन रक्षक के रूप में हीलियम का प्रयोग किया जाता है। ये इनके बेसिकली छोटी से उपयोग हो गए। तो ये थे आपके उत्कृष्ट गैसों के गुण, प्रॉपर्टी। कल मिलते हैं आपके साथ जिनोन का रसायन लेकर के। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल से जुड़े रहने के लिए भी आपका धन्यवाद। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छे से समझ आता है तो एक वैल्यूबल कमेंट आप कमेंट सेक्शन में जरूर छोड़ के जाएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जो कि मेरे को मोटिवेट करता रहेगा। और कोई भी आपकी क्वारी है तो आप कमेंट बॉक्स में बोल डाल दें। कोई भी यूनिट या कोई भी टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको है कि सर हमें ये पढ़ना है या ये यूनिट आपने कहाँ करवा रखी है, वो सब आप डाल सकते हो। चैनल पे प्लेलिस्ट मौजूद है, बहुत सी यूनिटें मैंने कवर करवा रखी है, आप वहां पर जाकर के देख सकते हो।
स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपका वीएस केमिस्ट्री क्लासेस पे। तो चलो पढ़ते हैं एक बार फिर से केमिस्ट्री। और आज का टॉपिक है हमारा जीनोन की केमिस्ट्री, जीनोन का रसायन, केमिस्ट्री ऑफ जीनोन। ठीक है, तो यानी कि हम आज नोबेल गैसों में जो जीनोन है उस जीनोन का रसायन क्या है वो पढ़ेंगे। यानी जीनोन का रसायन से मतलब ये है कि जीनोन के यौगिकों के बारे में बेसिकली, जीनोन के यौगिकों की गुणों के बारे में बेसिकली हम पढ़ेंगे। तो हमें ये पता है कि उत्कृष्ट गैस जो नाम था वो उससे पहले जो वर्ग 18 की जितनी भी गैसें थी अपनी, जो नोबेल गैसें आज हम पढ़ रहे हैं, उनको अक्रिय गैसें कहा जाता था। क्यों? क्योंकि उनके कोई भी यौगिक ज्ञात नहीं थे, क्योंकि उनका जो अंतिम संयोजी कोष जिसको हम कहते हैं, अंतिम कोष जो होता है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं और उनका जो संयोजकता है वो अष्टक जो होता है उनका वो पूर्ण होता है और वो क्रिया नहीं करती। अब ये बात हमें पता थी कब तक? ये बात हमें पता थी 1962 तक, 1962 तक ये पता था कि नहीं भैया, ये जो वर्ग 18 है ये अक्रिय समूह है, शून्य समूह है। इनकी जो जितनी भी गैसें हैं इसमें हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, जिनोन, रेडोन, ये क्रिया नहीं करती किसी के साथ, और क्रिया नहीं करने की वजह से इनको अक्रिय गैस कहा जाता था। लेकिन 1962 में एक साइंटिस्ट हुए, कौन? नील ब्रैटलेट। नील ब्रैटलेट, इन्होंने क्या किया? नील ब्रैटलेट ने इन्होंने जिनोन की अभिक्रिया प्लेटिनम हेक्साफ्लोराइड PtF6 के साथ करवाई और गहरे लाल रंग के, ये यहां पे देखना, ये गहरे लाल रंग के, गहरे लाल रंग के क्रिस्टलीय यौगिक या क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ प्राप्त किए। कैसे? जिनोन गैस थी, प्लेटिनम हेक्साफ्लोराइड भी गैस थी, इन दोनों का गैसीय अवस्था में अभिक्रिया करवाई और क्रिया करवा करके XePtF6 जिनोन प्लेटिनम हेक्साफ्लोराइड नाम के गहरे लाल रंग के ठोस पदार्थ प्राप्त किए और कह दिया कि नहीं, अक्रिय गैसें नहीं है, ये तो उत्कृष्ट गैसें हैं, इनके तो बहुत महत्वपूर्ण यौगिक बनाए जा सकते हैं। इसलिए उसके बाद से 1962 के बाद से इन यौगिकों को क्या कहा जाने लगा? उत्कृष्ट गैसें कहा जाने लगा। कौन से को? नोबल गैसें जो है, उत्कृष्ट गैसें, इनको पहले अक्रिय गैसें कहते थे लेकिन फिर बाद में इनको उत्कृष्ट गैस नाम दे दिया गया। अच्छा ठीक है सर, उसके बाद में बात करें तो जो ये अक्रिय गैसें होती है इनमें एक विशेषता ये है कि जो भारी गैसें है ना, भारी भारी कौन होगा? जिनका परमाणुकार बड़ा होगा, यानी कि जो वर्ग में नीचे की साइड होगी, यानी ये भारी गैसें है ना, क्रिप्टोन, जिनोन, ये तो क्रिया करके यौगिक बना लेती है, लेकिन जो ऊपर वाली हीलियम, नियोन और आर्गन, ये जो हल्की गैसें होती है वो क्रिया करके कोई भी यौगिक नहीं बना पाती। अच्छा, तो जैसे ही क्या हुआ कि ये गहरे लाल रंग के क्रिस्टल पदार्थ ये बनाया ना नील ब्रेटलेट ने, उसके बाद में अमेरिका की जो राष्ट्रीय प्रयोगशाला है ना, उसमें इस बात के जिक्र को छेड़ दिया गया कि यार ऐसे कैसे हो सकता है। तो अगर प्लेटिनम हेक्साफ्लोराइड के साथ जिनोन यौगिक बना सकता है तो यौगिक और भी बन सकते हैं। फिर उन्होंने प्रयोग शुरू कर दिए और प्रयोग शुरू करते करते उन्होंने क्या किया कि XeF2 जिनोन डाइफ्लोराइड यौगिक बना दिया। वो कैसे बनाया? वो उन्होंने इस प्रकार से बनाया, उन्होंने क्या किया कि एक निकल की नलिका ली, उस नली में जिनोन और फ्लोराइड गैस को प्रवाहित किया 400 डिग्री तापमान पर। कितने डिग्री पे? 400 डिग्री सेल्सियस तापमान पे निकल की एक नलिका के अंदर गैस को प्रवाहित किया, दोनों गैसों, जिनोन को और फ्लोराइड को भी। जैसे ही ये दोनों गैसें 400 डिग्री सेंटीग्रेड पर निकल की नली में क्रिया करती है तो एक बिना कलर का रंगहीन, कौन सा? रंगहीन क्रिस्टल प्राप्त होते हैं। रंगहीन क्रिस्टल प्राप्त होते हैं, रंगहीन क्रिस्टल। जिनोन और फ्लोरीन की अभिक्रिया, जिनोन और फ्लोरीन की अभिक्रिया 400 डिग्री ताप पर निकल नली में क्या बना? जिनोन डाइफ्लोराइड। तो आपका जिनोन का रसायन यहीं से स्टार्ट होता है, जिनोन डाइफ्लोराइड XeF2। तो एक तो ये हो गई इसकी विधि। अच्छा, फिर उन्होंने क्या किया कि जरूरी तो नहीं है कि निकल की नलिका से ही बनाया जाए, क्या और कोई विधि और कोई संश्लेषण का प्रकार है जिससे जिनोन डाइफ्लोराइड बनाया जा सके? तो उन्होंने बताया हाँ बिल्कुल। तो उन्होंने क्या किया कि जिनोन और फ्लोराइड, अब इनमें ये याद रखना 1:2 में लिए भाई, दोनों ही क्रियाओं में 1:2 में लिया इनको।
अच्छा, यहाँ पे क्या किया, सनलाइट, अरे बस सूर्य के प्रकाश में ही बढ़ा लेते हैं। अरे नहीं, सूर्य के प्रकाश में बढ़ा लेते हैं, लेकिन यहाँ पे एक स्पेशल कंडीशन है। कंडीशन क्या है, इन दोनों गैसों को पोरबैक्स कांच का बल्ब, पोरबैक्स कांच के बल्ब में लिया गया, तब सनलाइट काम करी इसके ऊपर और ये क्रिया हुई। अब ये याद रखना, ये क्रिया 2 घंटे में हो जाती है, लगभग 2 घंटे में, यानी काफी शीघ्र होती है ये क्रिया, लगभग 2 घंटे में ये क्रिया कंप्लीट हो जाती है और जिनोन डाइफ्लोराइड बन जाता है। होती किसमें है, पोरबैक्स कांच के बल्ब में ये क्रिया होती है। ये दोनों विधि थी जिनोन डाइफ्लोराइड बनाने की। अच्छा ठीक है सर, आप तो ये बताइए कि ये जिनोन डाइफ्लोराइड दिखता कैसा है, हुलिया कैसा है इसका, है ना। हुलिये पे आते हैं, तो इसका हुलिया क्या है, अरे हुलिया इस प्रकार का है, जिनोन है, दो फ्लोराइड, ये दोनों तो रेखीय संरचना में, ये क्या है, रेखीय संरचना में जुड़े हुए हैं। लेकिन इसकी संकरण देखें, अगर संकरण की मैं बात करूं तो संकरण क्या होता है इसका, sp3d, sp3d संकरण निकालने की आसान ट्रिक चैनल पे प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगी आपको, हाइब्रिडाइजेशन के लिए प्लेलिस्ट बनी हुई है। संकरण निकालने की टेक्निक नहीं पढ़ा सकता मैं अब आपको, अब नोबेल गैस पढ़ेंगे, वो पढ़ा चुका मैं, जाके देख लीजिए आप संकरण कैसे निकालेंगे। तो XeF2 का जो संकरण होगा वो संकरण आपका sp3d होगा। कैसे निकलेगा, ट्रिक मौजूद है चैनल पे, वीडियो मौजूद है, प्लेलिस्ट पे जाइए और देखिए। sp3d संकरण की अगर आकृति की बात करें तो सर त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय होती है। हाँ बिल्कुल, त्रिकोण के रूप में यहाँ पे ये 3 लोन पेयर है और ये द्विपिरामिड के रूप में फ्लोरीन जुड़ी हुई है, ये इसकी संरचना हो गई। हाँ सर बिल्कुल। अब बात करें इन XeF2 के गुणों के, तो गुण 2 प्रकार के होते हैं, एक तो भौतिक गुण होते हैं और एक रासायनिक गुण होते हैं। तो सबसे पहले भौतिक गुणों की बात करूं तो यह रंगहीन क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होता है, यानी इसका कोई कलर नहीं होता, कलरलेस होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होता है, ठीक है। अच्छा, HF में अत्यंत, हाइड्रोजन फ्लोराइड में अत्यंत विलयशील है, बहुत अच्छा विलयशील है, ठीक है, काफी अच्छा विलयशील है। अचालक है, विद्युत रूप से अचालक होते हैं भाई, ठीक है। अच्छा, अब इनके आते हैं महत्वपूर्ण गुण, रासायनिक गुण। रासायनिक गुणों की बात करूं तो सबसे पहले हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके जिनोन गैस मुक्त करते हैं, कोई भी ऐसी बड़ी बात नहीं है। XeF2H2 हाइड्रोजन के साथ क्रिया करेगी, 2H ऑफ हाइड्रोजन फ्लोराइड, और जिनोन गैस क्या कर देगी, रिलीज कर देगी, मुक्त कर देगी, ठीक है। अम्लीय जल के साथ क्रिया करके ऑक्सीजन मुक्त करती है और जिनोन मुक्त करती है, ऑक्सीजन और जिनोन मुक्त करती है, ठीक है। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ क्रिया करके, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ क्रिया करके पीले कलर की क्लोरीन गैस मुक्त करती है भैया, पीले कलर की क्लोरीन गैस मुक्त करती है। और उसके बाद में अमोनिया के साथ क्रिया करके क्या मुक्त करेगी, नाइट्रोजन और जिनोन गैस मुक्त करती है। ये इसके रासायनिक गुण हो गए, ये आपको याद रखना। जैसे ही आपके पास क्वेश्चन आएगा कि जिनोन के यौगिकों के बारे में लिखिए, जिनोन के यौगिकों पर टिप्पणी कीजिए, जिनोन के रसायन के बारे में समझाइए, तो सबसे पहले तो ये बता देंगे कि जिनोन की सबसे पहले क्रिया 1962 में नील ब्रेटलेट ने करवाई थी, प्लेटिनम हेक्सा फ्लोराइड PtF6 के साथ। ये यौगिक बड़ा, ये गहरे लाल कलर का था। अच्छा, उसके बाद में अमेरिका के राष्ट्रीय प्रयोगशाला में एक जिक्र उठा कि यार जिनोन के यौगिक बढ़ सकते हैं। उन्होंने निकल की नली ली, 400 डिग्री तापमान लिया और जिनोन और फ्लोराइड की 1:2 में क्रिया करवा दी। क्रिया करवाते ही रंगहीन क्रिस्टल प्राप्त कर लिए XeF2 के। हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3d, ये होती है इसकी आकृति, और यहाँ पे इस प्रकार से इसको स्ट्रक्चर होता है, इसकी संरचना जो होती है वो कुछ इस प्रकार से होती है, ये संरचना बना देंगे। अब इसके बाद में फ्लोराइड की बात करूं, अगर जिनोन के फ्लोराइड की, तो 2 बच गए, एक तो XeF4 और एक XeF6, जिनोन टेट्रा फ्लोराइड और जिनोन हेक्सा फ्लोराइड। तो आगे देखिए, चलिए बात करते हैं अब जिनोन टेट्रा फ्लोराइड की, किसकी, जिनोन टेट्रा फ्लोराइड की। देखो दोस्तों, बात करते हैं अब जिनोन टेट्रा फ्लोराइड की और जिनोन हेक्सा फ्लोराइड की। तो जिनोन डाइफ्लोराइड के बारे में हमने पढ़ लिया था, तो अब टेट्रा फ्लोराइड की बात करें तो टेट्रा फ्लोराइड के लिए जो निर्माण की विधि है, जो संश्लेषण की प्रक्रम है, वो इस प्रकार से होता है। जिनोन की अभिक्रिया 2F2 के साथ, यानी कि अब इनको क्या 1:4 में लेना है, वही निकल की नलिका में लेना है। जब 300 डिग्री ताप होगा तब क्या बनता है, जिनोन टेट्रा फ्लोराइड। वही 400 डिग्री होता तो क्या बनता, डाइफ्लोराइड। और 300 डिग्री सेल्सियस तापमान है तो क्या बन रहा है आपका,
जिनोन टेट्राफ्लोराइड। अच्छा, अगर फिर उसके बाद में बात करें इनकी संरचना पे आ जाओ कि फिर इसकी स्ट्रक्चर कैसी होगी, तो स्ट्रक्चर कैसी होगी, पहले संकरण ज्ञात करो। अब संकरण तो डायरेक्ट ही है कि सर sp3d2, क्यों, क्योंकि जिनोन और जिनोन के पास सर संयोजी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन, 4 के साथ में बॉन्ड बना रहा है कौन, फ्लोरीन, तो बच गए 4, यानी कि सर 2 lp प्लस में 4 सिंगल बॉन्ड, 4 और 2 6, यानी कि सर sp3d2। ट्रिक है ये ट्रिक है, ये निकालने के लिए ट्रिक है संकरण, ये चैनल पे वीडियो है, आपको बता चुका हूं मैं। तो ये क्या हो गया, इसका संकरण क्या हो गया, sp3d2 हो गया। अब sp3d2 संकरण के लिए सिर्फ वर्ग समतलीय आकृति होती है, तो ये इसकी वर्ग समतलीय आकृति रही, संरचना रही इसकी वर्ग समतलीय XeF4 की संरचना, आकृति नहीं संरचना। स्ट्रक्चर की बात करूं तो वर्ग समतलीय हो गई। अच्छा चलो भौतिक गुणों पे, भौतिक गुण ये भी एक सामान्य ताप पर रंगहीन क्रिस्टल होता है, रंग क्रिस्टल पदार्थ है, और ये HF में विलयशील था XeF2, और XeF4 ये निर्जल HF में विलय होता है, निर्जल हाइड्रोजन फ्लोराइड में विलय होता है। रासायनिक गुणों की बात करें तो यह एक तीव्र फ्लोरोनिकारक है, यानी इसका मतलब क्या है कि ये फ्लोरीन के साथ क्रिया करवाता है, फ्लोरोनिकारक यौगिक बनाता है, फ्लोरीनीकरण करता है ये किसी भी तत्वों का, किसी भी तत्वों के साथ अगर इसकी क्रिया होती है और तो ये फ्लोरीन जोड़ देता है उसके साथ, फ्लोरोनीकरण करने का काम करता है। कैसे, जैसे XeF4 की पीटी के साथ अभिक्रिया, तो पीटी का क्या कर देगा, फ्लोरोनीकरण कर देगा और इसके साथ फ्लोरीन जुड़ गई। इसी प्रकार से अगर 2SF2 के साथ किया तो SF6, यानी इसका भी क्या कर दिया, फ्लोरोनीकरण कर दिया, इसके साथ फ्लोरीन ऐड कर दी सल्फर के साथ, तो तीव्र फ्लोरोनीकारक होता है। उसके बाद में अगर ये जल के साथ क्रिया करता है तो ये तीव्र अपचायक की भांति काम करता है, तीव्र अपचायक, तीव्र अपचायक की भांति कार्य करता है और ये प्रोडक्ट बना लेता है। तो ये इसका XeF4 जिनोन टेट्राफ्लोराइड के प्रॉपर्टीज थी। अच्छा इसके बाद में बात करें अपने जिनोन हेक्साफ्लोराइड की XeF6 की, तो XeF6 की बात करते हैं। सबसे पहले बनाने की विधि, तो बनाने की विधि है बिल्कुल इजी है, कुछ नहीं है, यहाँ पे 300 डिग्री तापमान था, यहाँ पे भी 300 डिग्री, लेकिन बस एक ऐड और करना है काम, क्या करना है, दाब दे दो, 60 एटमॉस्फेयर की दाब लगा दो। जैसे ही 60 एटमॉस्फेयर दाब लगाया, प्रेशर लगाया, तो XeF6 बन गया, क्या बन गया, जिनोन हेक्साफ्लोराइड बन गया। कुछ नहीं करना, बस सेम ऊपर वाली प्रोसेस है, इसमें 60 एटमॉस्फेयर 60 वायुमंडलीय दाब जोड़ दो, जैसे ही दाब लगाया ये बन गया। अच्छा तो इसकी स्ट्रक्चर पे आ जाओ। स्ट्रक्चर की बात करूं तो 2 प्रकार की स्ट्रक्चर बनाता है, एक तो पंचभुजीय द्विपिरामिडीय और दूसरी अष्टफलकीय। पंचभुजीय द्विपिरामिडीय और एक अष्टफलकीय, ठीक है। संकरण की बात करें तो वो ही निकाल लो, तरीका बहुत ईजी है, sp3d3 हो जाएगा, sp3d3 हो जाएगा। अच्छा भौतिक गुणों पे आ जाओ, सेम से ही है, कोई ज्यादा अंतर नहीं होता है यौगिकों में, सेम से ही गुण रहते हैं, सामान्य ताप पर रंगीन ठोस है। अच्छा गलनांक की बात कर लेते हैं इसके, तो गलनांक इसका 49.5 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, पिघल कर पीले रंग का द्रव बनाता है, यानी जैसे ही इसके गलनांक ताप तक अपने पहुंचेंगे तो पिघल जाएगा और पिघल के क्या बना लेगा, पीले रंग का द्रव बना लेगा। अच्छा निर्जल HF में विलयशील होता है ये भी। और उसके बाद में रासायनिक गुणों की बात करें, हाँ इसके रासायनिक गुण थोड़े अलग है इनसे। ये क्या करता है, एक विस्फोटक XeO3 पदार्थ बनाता है, क्या बनाता है, विस्फोटक पदार्थ बनाता है। ये चैन अभिक्रिया करता है, श्रृंखला अभिक्रिया करता है, चैन रूप में रिएक्शन करता है। एक तो ये करता है चैन रूप में रिएक्शन सिलिका के साथ, SiO2 के साथ, और अगर जल के साथ भी बात करें तो ये सेम प्रोसेस होगी, सेम अभिक्रिया होगी और सेम पदार्थ, विस्फोटक पदार्थ क्या बनेगा, जिनोन ट्राइऑक्साइड बनेगा। ठीक है, कैसे बनेगा देख लो, XeF6 SiO2 के साथ क्रिया करी, XeOF4 SiF4 बन गया, फिर वापस इसके साथ सिलिका रिएक्शन करेगी, ये प्रोडक्ट बनेगा, फिर इसके साथ सिलिका रिएक्शन करेगी, अंत में विस्फोटक पदार्थ XeO3 बन जाएगा। तो ये थे आपके XeF6 के जिनोन हेक्साफ्लोराइड के रासायनिक और भौतिक गुण। ये आपके जिनोन के फ्लोराइड यहां पर कंप्लीट होते हैं। अब इसके बाद में आगे पढ़ते हैं अपने जिनोन के ऑक्सोफ्लोराइड, यानी कि फ्लोराइड के साथ में अगर ऑक्सीजन भी क्रिया कर ले तो वो जटिल यौगिक किस प्रकार के बनेंगे। तो देखिए सबसे पहले अपने चलते हैं जिनोन के ऑक्सोफ्लोराइड की तरफ। फ्लोराइड अपने कंप्लीट हो चुके हैं, 3 प्रकार के फ्लोराइड बनते हैं, XeF2, XeF4 और XeF6, ये तीनों हमने कर लिए। अब इसके ऑक्सोफ्लोराइड पढ़ते हैं, तो देखिए बच्चों कैसे होगा, आगे चलते हैं अपने। मैं उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों से कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अच्छे से अगर आपके समझ में आ रहा है तो आप वैल्यूएबल कमेंट सेक्शन में जरूर ड्रॉप करें बच्चों।
और साथ साथ आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, सब्सक्राइब जरूर कर दें। और नोट्स की अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो भी आप कमेंट बॉक्स में मेरे को बता सकते हो कि सर हमें ये प्रकार के नोट्स या इस यूनिट के नोट्स चाहिए। सब्सक्राइब करके आप कमेंट कर दीजिए चैनल पे, ठीक है। तो आपको तो देखिए दोस्तों, अब बात करें अपने जिनोन के ऑक्सीफ्लोराइडों की। तो जिनोन के ऑक्सीफ्लोराइड 3 प्रकार के बनते हैं। कौन कौन से? एक तो XeOF2, दूसरा है XeOF4 और तीसरा है XeO2F2। ठीक है, ये 3 प्रकार के ऑक्सीफ्लोराइड बनते हैं जिनोन के। सबसे पहले बात करें XeOF2 जिनोन ऑक्सी डाइफ्लोराइड की, तो इसकी स्ट्रक्चर जो होती है वो टी आकार की होती है। और संकरण की बात करूं तो sp3d संकरण होता है। और बनाने की विधि की बात करूं तो XeF4+H2O, यानी जल के साथ जब जिनोन टेट्राफ्लोराइड की क्रिया करवाई जाती है -80 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर, तो अपने पास क्या है? जिनोन ऑक्सी डाइफ्लोराइड यौगिक मिल जाता है। अच्छा, ये यौगिक जो होते हैं वो अत्यंत स्थायी यौगिक होते हैं। ये यौगिक क्या होते हैं? अत्यंत स्थायी यौगिक होते हैं। अब बात करें अपने जिनोन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड की, तो इनकी आकृति वर्ग पिरामिडीय संरचना की होती है इनकी संरचना। और संकरण जो है sp3d2 होता है। और इनकी अगर मेकिंग की बात करूं तो मेकिंग इन दोनों की ही एक तरीके से होती है। इन हेक्सा यानी कि जिनोन डाइऑक्सी और डाइफ्लोराइड की, जिनोन डाइऑक्सी डाइफ्लोराइड की और जिनोन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड की मेकिंग जो है वो एक ही तरीके से होती है। कैसे? जब जिनोन हेक्साफ्लोराइड की क्रिया सिलिका के साथ करवाई जाती है। अगर इसकी मात्रा क्या ली जाए? सीमित मात्रा में ये अभिक्रिया करवाई जाए तब तो बनेगा अपने पास जिनोन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड। और अगर इसकी मात्रा अक्षेष में ली जाए तब क्या बनेगा अपने पास? जिनोन डाइऑक्सी डाइफ्लोराइड। इन दोनों की मेकिंग एक साथ हो गई। अच्छा, ये रंगहीन द्रव होते हैं ये जो जिनोन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड होते हैं। और इनकी ज्यादा प्रॉपर्टी के बारे में ध्यान नहीं रखना, इनकी आकृति याद रख लेना, विकृत चतुष्फलकीय संरचना होती है। हाँ, संकरण थोड़ा सा पेचीदा है इनका, sp3d होगा यहाँ पे, sp3d2 मत कर देना पीछे XeO6 की तरह, नहीं sp3d होता, वो आपको पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पाई बॉन्ड बन जाते हैं, 2 पाई बॉन्ड बन जाते हैं, और पाई बॉन्ड जो होते हैं वो संकरण में भाग ही नहीं लेते। तो यहाँ पे क्या हो गया? 2 फ्लोरीन और ये 2 सिग्मा, 4 सिग्मा बन रहे हैं और एक एलपी, 4 सिग्मा और एक एलपी, टोटल 5। तो इस हिसाब से sp3d हो जाता है इसका। ठीक है, तो ये है आपके ऑक्सीफ्लोराइड्स। इसके बाद में बच गए जिनोन के ऑक्साइड। अब जिनोन के ऑक्साइड होते हैं वो विस्फोटक होते हैं, विस्फोटक प्रकृति के हमने पढ़ा ही है, जैसे कि XeO3, XeO6 ये पढ़ लेते हैं अपने। ठीक है, जिनोन के ऑक्साइड पढ़ लेते हैं। इसके बाद में जिनोन में बॉन्डिंग पढ़ के हम इस चैप्टर को खत्म कर देंगे। बहुत छोटा सा चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट सा चैप्टर है। ठीक है, तो चलो देखते हैं अब जिनोन के ऑक्साइड। ठीक है, तो जिनोन के ऑक्साइड पे चलते हैं। ये मत सोचना कि सर क्या बताया आपने फटाफट, अरे ये है ही ऐसे भाई, ये कुछ ज्यादा वो नहीं है, इनमें समझाने वाला कुछ नहीं है, याद करने वाली चीजें हैं। बेसिक सी एक एक दो चीजें हैं, एक एक मेथड है इनको बनाने का। और इनकी जो स्ट्रक्चर होती है, वो संरचना होती है, वो कैसी होती है, वो ध्यान में रखना है अपने को। ठीक है, क्या बच गया था? जिनोन के ऑक्साइड। तो 2 प्रकार के ऑक्साइड बनाता है, मैंने बाई मिस्टेक हेक्सा ऑक्साइड का दिया था ना, जिनोन हेक्सा ऑक्साइड नहीं, टेट्रा ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, हेक्सा ऑक्साइड कैसे बना सकता है? 12 बॉन्ड कैसे बना सकता है ना, बाई मिस्टेक बोल दिया था मैंने, क्योंकि जिनोन के पास 8 इलेक्ट्रॉन है, तो हेक्सा कैसे भाई, बाई मिस्टेक बोल दिया था। ठीक है, मेरे को बाद में समझ आया कि क्या बोल गया मैं। चलो आगे देखते हैं अपने जिनोन के ऑक्साइड। तो मुख्य रूप से 2 ऑक्साइड बनाता है जिनोन, कौन कौन से? XeO3 और XeO4। जिनोन ट्राइऑक्साइड और जिनोन टेट्रा ऑक्साइड बनाता है। अच्छा, तो जिनोन ट्राइऑक्साइड की बात करूं तो 2 विधि होती है बनाने के लिए। वो दोनों विधि वही जो अपने पहले पढ़ के आए, विस्फोटक विधि होती है, सिलिका के साथ क्रिया करवा दो XeF6 की, या फिर करवा दो H2O के साथ। 3 स्टेप क्रिया होती है, श्रृंखला अभिक्रिया होती है, और विस्फोटक पदार्थ बनता है जिनोन ट्राइऑक्साइड। अच्छा, जिनोन टेट्रा ऑक्साइड की बात करूं तो ये किसके साथ? बेरियम परजिनेट ऑक्साइड, हेक्सा ऑक्साइड, बेरियम परजिनेट हेक्सा ऑक्साइड के साथ इसकी क्रिया करवाते हैं। और जैसे ही इसका क्रिया करवाएंगे तो क्या बन जाएगा अपने पास? H2SO4 के साथ क्रिया करवाएंगे तो जिनोन टेट्रा ऑक्साइड। बेरियम परजिनेट हेक्सा ऑक्साइड की अभिक्रिया जब H2SO4 के साथ करवाई जाती है तो HCF4O4 बन जाता है, जो कि अपना मैन क्या है? जिनोन टेट्रा ऑक्साइड है। ये इन दोनों के बनाने की विधियां हो गई। बात करें तो यह एक सफेद क्रिस्टलीय ठोस होता है जो अत्यंत विस्फोटक पदार्थ है।
उसके बाद में प्रबल ऑक्सीकारक, रासायनिक गुणों की बात करें तो ये प्रबल ऑक्सीकारक है भाई। ऑक्सीकरण कर देते हैं किसी का, ये Pu+3 का Pu+4 में ऑक्सीकरण कर सकते हैं ये जिनोन टेट्रा ऑक्साइड। अच्छा, जल में विलेयशील होता है, जल में विलेयशील होते हैं, व्हाइट कलर के ठोस होते हैं। अच्छा, आकृति की बात करें तो त्रिकोणीय पिरामिडीय संरचना होती है। संकरण की बात करूं तो 1 2 3 3 पाई बॉन्ड बन रहे हैं, 3 सिग्मा प्लस में 1 एलपी, टोटल 4, यानी कि संकरण हो गया sp3। अब ये ट्रिक मैं नहीं बताऊंगा आपको, चैनल पे देख लो जाके, ठीक है। sp3 संकरण हो गया। अच्छा, चतुष्फलकीय संरचना होती है HCO4 की। अच्छा, संकरण की बात करें तो 4 पाई और 4 सिग्मा, यानी टोटल 4 बॉन्ड बना रहा है सिग्मा बॉन्ड, 4 सिग्मा यानी संकरण sp3। जितने सिग्मा बॉन्ड बनाता है या फिर एलपी बच जाते हैं उनको जोड़ देते हैं, और जो संख्या आती है उसको फिर एसपीडी जितने कक्षक होते हैं उस हिसाब से संकरण बता देते हैं, ठीक है। ये ट्रिक है, बेसिक सी ट्रिक है, ठीक है। sp3 हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे बात करें तो ये सामान्य ताप पर तो एक अस्थायी गैस होती है, लेकिन जैसे ही ताप को कम किया जाता है तो ये पीले रंग के द्रव में बदल जाते हैं, और -40 डिग्री सेल्सियस तक अगर ताप कम कर दिया जाए तो ये भी भाई इनकी भांति विस्फोटक होते हैं। तो ये आपके थे जिनोन का रसायन। और बॉन्डिंग की बात करूं तो सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड ये कैसे बनाते हैं वीबीटी के आधार पे हमें पता है, और बार बार पढ़ते भी आ चुके हैं भाई। अगर ऑक्सीजन बीच में आ रहा है तो ये क्या बना लेंगे, पाई भी बना लेंगे, और इनमें डी पाई पी पाई बॉन्डिंग हो जाएगी। और अगर ये ऑक्सीजन नहीं आ रहा है, डबल बॉन्ड नहीं आ रहा है, तो इनके साथ में क्या एक एलपी होता है, और साथ में क्लोरीन के साथ क्या बनाते हैं, सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। ये जिनोन की बॉन्डिंग हो जाती है। तो ये जिनोन का रसायन काफी इंपॉर्टेंट है, आपके बहुत बार पूछा जाता है। इनकी स्ट्रक्चर पूछ ली, इनकी रिएक्शन पूछ ली, इनके रासायनिक गुण पूछ लिए, भौतिक गुण पूछ ली, बहुत बार पूछा जाता है आपके बीएससी में, ठीक है। हर बार एक एक दो क्वेश्चन इनसे पुटअप होते, एक दो क्या पूरे क्वेश्चन ही अगर नोबेल गैस से आएंगे तो यही से आते हैं। तो ये था आपका केमिस्ट्री ऑफ जिनोन्स, जिनोन का रसायन। आई होप, मैं उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छे से समझ में आया है तो वैल्यूएबल कमेंट सेक्शन में जरूर छोड़ के जाए। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीएस केमिस्ट्री क्लासेस के साथ जुड़ने के लिए। मिलते हैं कल एक और नए इंटरेस्टिंग केमिस्ट्री के टॉपिक के साथ, तब तक बाय बाय।